Hello students, this is the continuation of my second lecture, Instrumentation and Measurement, KIC 501. Here I discuss the following topics: method of measurement, measurement standards, method of measurements, क्या क्या उसके methods होते हैं measurement करने के लिए, थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मोड्स डिस्कस किया था, नाउ कमिंग द मेथड ऑफ मेजरमेंट इन द सेकंड लेक्चर. मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एरर एंड एरर कॉम्बिनेशन मेजर. एरर हमने स्टैटिक एरर की बात की थी, इसके पहले वाले लेक्चर में भी एरर हमने बताया था, बट यहाँ पे उसको और डिटेल में पढ़ेंगे. एरर कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट, दीज थ्री टॉपिक्स कवर इन माय सेकंड लेक्चर्स. नाउ कमिंग टू द methods of the measurement system. There is the two type of measurement systems: direct comparison method, indirect comparison method. The direct comparison are then divided into deflection method, comparison method, null method and differential methods, and that is the indirect method. तो हमारे मेजरमेंट सिस्टम जब भी हम करते हैं तो हमारे दो तरीके होते हैं मेन, एक होता है डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेथड. डायरेक्ट कंपैरिजन में हमारा डिफ्लेक्शन मेथड होता है, कंपैरिजन मेथड होता है. कंपैरिजन मेथड अगेन डिवाइडेड इन टू टाइप्स, नल मेथड एक डिफरेंशियल मेथड. इस ब्रिज में हम कंपैरिजन करके लेते हैं. तो इस तरह से ये हमारा टाइप्स ऑफ मेजरमेंट हो गए. अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो डायरेक्ट मेजर जो मेरा मेजरमेंट है वो ये है कि अननोन क्वांटिटीज मेजर डायरेक्टली, हम उसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं. द वैल्यू ऑफ, दो तरह के हैं जैसे आपके इन डिफ्लेक्शन, द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ कैलिब्रेटेड स्केल इंडिकेटिंग द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट डायरेक्टली. हम उसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं. और आपका अगर हम सेकेंड बात करेंगे, इन कंपैरिजन मेथड द वैल्यू ऑफ द नोन क्वांटिटीज डिटरमाइन द डायरेक्ट कंपैरिजन द स्टैंडर्ड ऑफ द गिवन क्वांटिटी. किसी स्टैंडर्ड से हम उसको कंपेयर करके मेजर करेंगे कि आपने स्केल ली, उससे डायरेक्ट में ये इतनी लेंथ है, दैट इज योर डायरेक्ट मेजरमेंट. इसमें डिफ्लेक्शन नहीं, यू कैन यूजिंग द डिफ्लेक्शन मैथड, द वैल्यू ऑफ द अननोन इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ दैट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैविंग द कैलिब्रेटेड स्केल. दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. द वर्ड इज कैलिब्रेटेड स्केल. कैलिब्रेशन जो हम करते हैं अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी इतना समझ लीजिए कि कैलिब्रेशन एक हम स्टैंडर्ड वैल्यू से किसी अपनी वैल्यू को जो भी हमको जिसको कैलिब्रेट करना है उसको हम करते हैं. तो जो कैलिब्रेटेड स्केल हमारी हो चाहिए, ये दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इफ़ नॉट कैलिब्रेटेड द मेजरमेंट इज नॉट करेक्ट. तो यहाँ पे हमें कैलिब्रेशन कैसा चाहिए, कैलिब्रेटेड स्केल चाहिए, तभी हम उस क्वान्टिटी को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं. डिफ्लेक्शन मैथड. ऐसे कंपैरिजन मैथड में भी हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटीज डिटरमाइन द डायरेक्ट कंपैरिजन, देयर इज आल्सो द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड. तो ये पैरामीटर्स हमारे इस मेजरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. हम जब भी कोई डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट एक फिक्स होता है. अब इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेथड में द कंपैरिजन इज डन विद अ स्टैंडर्ड थ्रू द यूज ऑफ अ कैलिब्रेटेड सिस्टम. द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट इट इज़ जनरल प्रैक्टिस टू एस्टैब्लिश एन एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन, यहाँ किसके बीच में, बिटवीन एक्चुअल मेजरमेंट मेजर्ड क्वांटिटी and the desired parameter. That is your indirect methods. आगे के लेक्चर्स में और अभी इसको क्लियर करेंगे. फिर हम आता है मेजरमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. स्टैंडर्ड, वी आर ऑल फॉलो द स्टैंडर्ड्स. हम लोग सभी स्टैंडर्ड्स की तरफ ही भागते हैं. कोई भी चीज़ अगर स्टैंडर्ड है तो हम उसको सही मानते हैं कि हाँ ये स्टैंडर्ड है. तो ऐसे जब हम मेजरमेंट करते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं या इंस्ट्रूमेंट कोई परचेज करते हैं तो हम सबसे पहले किस पे देखते हैं, स्टैंडर्ड क्या है उसका. तो इसलिए हमारा मेजरमेंट सिस्टम में स्टैंडर्ड की बहुत वैल्यू. बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं. एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्या है, इज अ मेजरमेंट इज अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अ यूनिट इज रियलाइज बाय द रेफरेंस टू एन आर्बिट्री मटेरियल. स्टैंडर्ड और द नेचुरल फिनोमेना इंक्लूडिंग द फिजिकल एंड एटॉमिक कॉन्स्टेंट. The term standard is applied a piece of equipment having a known measure of physical quantity. That is your standards. So the importance, you can just understand the importance of standards. अगर हम मेजरमेंट कहते हैं और उसमें कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा. तो हमें जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करते हैं, कहीं पे भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, द स्टैंडर्ड वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं. आगे हम आपको बताएंगे कि हमारे बहुत तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो मेरे पास,
मैंने जो मेन इसमें होता है, मेन हमारे जो है वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड वर्किंग स्टैंडर्ड, एंड देन दीज आर द मेन। आप कहेंगे फिर मैंने करंट स्टैंडर्ड, वोल्टेज स्टैंडर्ड वगैरह क्यों लिखा? क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट पे भी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में हम बिना करंट स्टैंडर्ड, वोल्टेज स्टैंडर्ड, रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड, कैपेसिटेंस स्टैंडर्ड और आज के प्रेजेंट स्टैंडर्ड टाइम एंड फ्रीक्वेंसी के बिना हम उसको सोच भी नहीं सकते। इन द केस ऑफ द electrical measurement, in the case of the electronics measurement, these are the 6, 7, 8 is the my main parameter. So we are coming by one. So this is my international standard. So international standards हैं ये, this is governed by the international agreement. ये हमारे international agreement होते हैं। बहुत सारे तो एक साथ नहीं समझा सकते, तो थोड़ा फास्ट बताएंगे। तो इंटरनेशनल हमारा जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है ये हम आपको डायरेक्ट नहीं मिल पाएंगे। कोई भी अगर हम चाहें कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जाके अभी यूज़ करें तो नहीं, ये ऐसे अवेलेबल नहीं होते। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स जो हमारे होते हैं वो जो है वो हमारे लेबोरेटरी पर्पस में भी नहीं हो, एब्सोल्यूट है। यू कैन से द प्राइमरी इज़ द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और आप कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि जो इंटरनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड दैट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, वो हमारे ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है एक्चुअल में दिस आर द फॉर, ये हमें जनरल पर्पस यूज़ नहीं होता है, ये भी हमारा जनरल पर्पस यूज़ नहीं होता है। वी आर यूजिंग सेकेंडरी, जो हमारा वर्किंग होता है ये जनरल यूज़ होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड, फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो हम लेबोरेटरी वगैरह में आप NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड से फिर जब हम उसके वर्किंग स्टैंडर्ड्स पे आते हैं तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपने, हर इंडस्ट्री का अपना अपना वर्किंग स्टैंडर्ड्स होता है, तो वो स्टैंडर्ड्स लेते हैं। फिर जो हम करंट स्टैंडर्ड्स जो उस पर काम करता है, जो भी वर्क करता है, दैट इज़ ऑन द वर्किंग स्टैंडर्ड्स। तो वर्किंग स्टैंडर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको वैसे समझेंगे तो हमारा ये कोई अगर एक ये दिस इज़ योर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, फिर हमारा आएगा प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आएगा, देन हमारा आएगा सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आएगा, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा आता है वर्किंग स्टैंडर्ड, और फिर ये आता है हमारा जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये हमारा मेन इस तरह से वर्क करता है कि हम जब भी, और ये स्टैंडर्ड्स हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कैलिब्रेशन के लिए। अब अगर आप ये सोचिए जो ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा, तो ये वर्किंग स्टैंडर्ड के बाद आया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं दैट इज़ योर, ये हमारा परफेक्ट, इसकी एक्यूरेसी है, ये एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज फॉलोज दैट स्टेप्स। अब हम बात करते हैं जो हमारे और हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल हैं, मेन हमारे करंट स्टैंडर्ड्स, वोल्टेज स्टैंडर्ड्स, रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड्स, कैपेसिटेंस स्टैंडर्ड्स। अगर पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में है, लेकिन आपको शॉर्ट्स में बताना चाहेंगे कि वोल्टेज स्टैंडर्ड्स, अब क्या अगर हम इंडिया में मेज़र करेंगे तो वोल्टेज को किसी और उससे करेंगे, और कहीं फॉरेन में करेंगे तो किसी और से करेंगे, नहीं। तो जो वोल्ट है, वोल्टेज स्टैंडर्ड जो हमने माना हुआ है, वो हमारा हर जगह क्या है, एक ही है। तो दैट इज रिप्रेजेंट बाई V, R, I, दिस इज C। ये इलेक्ट्रिकल के लिए हमारे, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। टाइम एंड फ्रिक्वेंसी स्टैंडर्ड्स अभी भी यूज़ कर रहे हैं, बट दीज आर द फॉर द मेन, हमारा डेडिकेटेड उसके लिए है। जनरल हम बात करेंगे तो हमारे ऊपर के ही 4 हैं, इंटरनेशनल, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड वर्किंग स्टैंडर्ड। अगर हमें खाली इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो वो इस तरह से हमारे ये वर्क करते हैं। टाइम एंड फ्रिक्वेंसी, क्योंकि एट प्रेजेंट सिनेरियो वी वर्क ऑन द टोटल ऑफ द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी, इसलिए इसका भी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है इंटरनेशनली। हम सभी लोग वैसा यूज़ करें, अगर नहीं करेंगे तो अकॉर्डिंग लोग अपने हिसाब से काम करेंगे उस पर। तो इसलिए वी आर डिसाइडेड द ऑल स्टैंडर्ड्स। तो अगेन रिपीटिंग, द मेन इज़ द फ्रॉम दिस वन, इसके बाद हमारे क्या हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं। तो स्टैंडर्ड्स हमारे हो गए। एक स्टैंडर्ड से पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे, एक स्टैंडर्ड और चल रहा है IEEE स्टैंडर्ड्स। देखिए ये जितने भी स्टैंडर्ड्स आपको बताए हैं वहाँ पे फिजिकल पार्ट है कहीं ना कहीं। जो IEEE स्टैंडर्ड्स है हमारा, यहाँ पे सबसे
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी आर नॉट यूजिंग एनी फिजिकल पार्ट्स। हम यहाँ पे कोई फिजिकल कंपैरिजन यूज़ नहीं करते, कोई फिजिकल पार्ट हम इसमें नहीं लगाते। अब आप कहेंगे कि फिर ये स्टैंडर्ड का था, ये अपने हिसाब से चलता है। IEEE जो स्टैंडर्ड्स हैं ये अपने हिसाब से, जैसे आपने कहा कि हमें कुछ ये अब जैसे आपने कहा वायरिंग करनी है, तो जो वायर्स हम ले रहे हैं वो क्या है, IEEE स्टैंडर्ड्स का है। यहाँ पे कोई हमारा फिजिकल पार्ट नहीं, वी कैन कॉन्सेप्ट्स। अगर हमें कोई एट्यूनेटर सेट करना है, एट्यूनेशन देखना है, तो उसका अलग स्टैंडर्ड है। अगर हमें आपकी किसी बिल्डिंग के वायरिंग का, किसी अपार्टमेंट की वायरिंग करनी है तो उसका अलग स्टैंडर्ड है। कोई और हमें वायर लेना है तो उसका अलग स्टैंडर्ड है। अगर आप नेटवर्क में वायर यूज़ करें तो उसके अलग स्टैंडर्ड, वो हमारे क्या होते हैं, IEEE। बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें और इसमें डिफरेंस ये है आपका कि दिस इज दे ऑल हैव द सम mechanical part, some equipments, some physical part you can say, but IEEE standards they have no physical parts. तो दिस इज, ये भी आज की डेट में बहुत चल रहा है, जबकि थोड़ा उससे अलग है। लेकिन हम आज कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन कहीं पे यूज़ करते हैं तो वायरिंग तो करनी है। तो जब वायरिंग होगी, कोई भी हम सर्वर लगाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर बेस हो, डिजिटल बेस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस हो, तो दैट वायर्स विल बी IEEE स्टैंडर्ड। तो ये हमारा एक देखा जाए तो ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का है। यहाँ पे कोई इक्विपमेंट, कोई फिजिकल मटेरियल नहीं यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं या वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, वो हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स होती है। अगर हम डिजिटल नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं, तो दैट इज़ मेन जो हमारे डिजाइन के लिए हुआ IEEE 488। तो ये भी इस तरह से हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपका वाईफाई के लिए अलग स्टैंडर्ड्स है, तो बहुत नहीं डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन अब ये सोचिए कि ये भी हमारे स्टैंडर्ड्स, दिस इज द ऑल्सो स्टैंडर्ड्स। नाउ कमिंग द मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कुछ ना कुछ कितना भी एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं एरर हो जाती है। कभी अपने वजह से, कभी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, कभी इन्वायरमेंट की वजह से। तो ये कंडीशन को हम करने के लिए क्या करते, देखिए ख़त्म नहीं कर सकते, नो वर्जन यूनिवर्सल। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एररलेस है, बट हमारी कोशिश रहती है। बट यूनिवर्सली वी कैन से कि एररलेस, हमें चाहिए क्या, एररलेस। क्योंकि हम बहुत अगर हाई प्रिसाइज वैल्यूज़ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एरर एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट इन नैनो, नॉट इन माइक्रो। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि बहुत सारी एरर्स होती हैं। तो बेसिक, आपको बहुत बेसिक बताने जा रहे हैं। एरर इज़ द डेविएशन ऑफ द ट्रू वैल्यू फ्रॉम द डिजायर्ड वैल्यू। इसके पहले भी डिस्कस किया था, बहुत बेसिक थे, अब थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो इधर द एब्सोल्यूट वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू, जैसे भी रिलेटिव एरर भी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो वी कैन कंसीडर दिस इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। तो हमने जब ये हमारी क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, एक हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। तो जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो ये हमारा है एरर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दोनों एरर हमारी दोनों उसमें अवेलेबल है। स्टैटिक में भी, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी एरर होती है और डायनेमिक एरर भी होती है और स्टैटिक एरर भी एरर होती है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे तो आप देखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी 80 वोल्ट आ रही है। जब हमने उसको मेजर किया तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 78 आई। जब हम इन दोनों को परसेंट माइनस करेंगे तो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। अब क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, तो जो हमारी जो फॉर्मूला है उसका, तो दैट इज़ योर एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे, दैट इज योर डेल्टा ए। डेल्टा यहाँ पे हमारा कितना आया, दैट इज 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू हमारी कितनी है, 80 वोल्ट। उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा परसेंटेज कितना आ जाएगा, दैट इज, ये हमारी क्या हो गई, परसेंटेज वैल्यू। तो जनरली आप देखेंगे एरर को हम परसेंटेज में देखते हैं कि इतना परसेंट हमारा प्लस माइनस एरर होगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वी कैन रेजिस्टेंस 1 किलो ओम प्लस माइनस 5। तो 1 किलो ओम मतलब 1.5 और पॉइंट, इस तरह से हम क्या करते हैं कि वी कैन कंसीडर, तो दैट इज द एरर। तो वो परसेंटेज इतनी प्लस माइनस 5% एरर हम लेके चलते हैं। तो दिस इज द विद द हेल्प ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली एरर्स हमारी 3 तरह की होती हैं, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। जैसा इसका नाम कह रहा है, ग्रॉस एरर, ये जो एरर होती है ये
ह्यूमन मिस्टेक से होती हैं। जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं गलती करते हैं। जैसे मैं इधर खड़े होकर देख जस्ट सामने, दिस इज दिस वन, अनदर वाज दिस लुकिंग दिस टाइप, अनदर वाज लुकिंग दिस टाइप। तो अगर हम मेज़र करेंगे तो तीनों के अलग अलग रीडिंग आएंगे। तो ये हमारी क्या है, ग्रॉस एरर है। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या कहीं पे मेजरमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो पोस्चर, अगर पोस्चर भी चेंज होता है तो आपकी एरर की रीडिंग चेंज होती है, क्योंकि वी कहीं पे हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये एरर यूजली ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं। हाँ, अब उसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लेना है कि कैसे लेना है आगे बताएंगे आपको, लेकिन ये जो होती हैं टोटल मिस्टेक, ग्रॉस एरर जो होती है वो बाई ह्यूमन होती है। आगे डिस्कस करते हैं। आपको दिया 3 डायग्राम दे रहे हैं आपको, ये डिफरेंट टाइप सिर्फ ग्रॉस एरर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं 3 पिक्चर के माध्यम से कि हमारी ग्रॉस एरर कैसे कैसे। अभी आपसे हमने कहा था कि मैंने ये पेन का एग्जाम्पल लिया था, आपके सामने एक हमारा इंडिकेटर रखा हुआ है, इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट है। अब आप पहले में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा क्या शो कर रहा है, दैट इज़ योर 0 पॉइंट, ये हमारा 0 है। इंडिकेटर हमारा क्या है, 0 से इधर है। तो ये मेजरमेंट हमारा क्या, 0 सेटिंग हमारी यहाँ पे क्या हो गई है, ये एरर, ये तीनों हमारे एरर की कंडीशन है। ये तीनों फिगर्स हमारे क्या शो कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। कौन सी एरर, ओनली ग्रॉस एरर। यहाँ पे कोई और एरर हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको ग्रॉस एरर के बारे में बता रहे हैं। तो आप पहले फिगर में देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिकेटर है वो किस साइड में टर्न है, 0 से बाहर जा रहा है। तो दिस इज द एरर। दूसरे में क्या, या आप कहेंगे आप ये एरर क्यों मान रहे हैं, भाई वी कैन यूज़, हम उसे सही कर सकते हैं, करना भी चाहिए कि हम क्या करें, इसको हम यहाँ पे सेट कर दें, दैट लाइन इज एग्जैक्ट ऑन द, दैट पॉइंटर एग्जैक्ट ऑन द फर्स्ट लाइन। तो ये हमारी क्या हो गई, ये भी एक ग्रॉस एरर है। हम देख रहे हैं, उसके बाद भी इसको नहीं कंसिडर करें। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड उस पर आइए। यहाँ पे पॉइंटर ही है, आप देख रहे हैं आपके 2 पॉइंटर्स के बीच में है। अगर आप रीडिंग इससे, अगर हम 1 है और ये हमारी 2 है, 1.5 है, तो ये हम कैसे मेजर करेंगे, 1 and 1.5। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे और यहाँ पे है, एग्जैक्ट हमें सेंटर पे होना चाहिए, वो नहीं है। दिस इज ऑल्सो ग्रॉस एरर। तो कैसे हम मेजर कर रहे हैं ना, तो ये आपको डायग्राम दिखा रहे हैं ऐसे, बट वी कैन ऑब्जर्व दिस टाइप कि अगर हम इधर खड़े होंगे तो इस तरफ जा रहा है, उस तरफ देखेंगे तो वो 1.2 की तरफ है, इस तरफ देखेंगे तो 1.4 की तरफ है। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पॉइंटर जो होता है डिफ्लेक्ट करता है बिटवीन 2 स्केल पॉइंट। तो दिस इज ऑल्सो ग्रॉस एरर। द थर्ड वन इज पैरेलल एरर विच अकर इन द मेजरमेंट रिजल्ट पॉइंटर। अब यहाँ से अगर मैं इधर से देख रही हूँ फ्रॉम दिस साइड, तो आई एम ऑब्जर्विंग कि ये यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर रहा है। आई एम गोइंग फ्रॉम दैट साइड और हम देखेंगे तो वो हमारा इस वैल्यू को पुट करेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ ग्रॉस एरर। तो ये हमारा इस तरह से जब हम मेजरमेंट करते हैं। अब आप कहेंगे कि इसको कैसे, देखिए इसको हटाने के लिए एरर तो है, तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे। देखिए ये तो एनालॉग का एग्जांपल था, डिजिटल के केस में ये एरर थोड़ी कम हो गई है। अगर हमारा डिजिटल इंडिकेटर होता है तो हमें डायरेक्ट दिखता है, उसमें ये डिफ्लेक्शन वाली जो पैरेलक्स एरर होती है ये नहीं होती है। तो अगर भाई नहीं हमारे पास डिजिटल है, हमारे पास एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसको एरर तो हमें हटानी, तो हम उसके लिए मल्टीपल रीडिंग लेते हैं। पहले तो हम केयरफुली रीडिंग लें, उसके अलावा हम क्या करेंगे, मल्टीपल रीडिंग लेंगे और मल्टीपल अलग अलग लोग भी लेंगे। तो फिर जब उसका हम एवरेज निकालेंगे तो हमें उसमें एरर कम मिलेगी। तो इसको हम इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। दीज आर द एरर्स दैट रिमेन कॉन्स्टेंट और चेंज अकॉर्डिंग टू डिफिनेट लॉ रिपीटेड मेजरमेंट। कितनी बार भी हम उसको करेंगे वो वही आएगी, गलतियाँ आती ही रहेंगी, क्योंकि ये सिस्टमैटिक एरर, मुझे पता है कि उसमें ये एरर है, उसके बाद भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि यू नो देयर इज़ अ एरर और यू आर मेजरिंग फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट। यस, बहुत सी जगह ऐसी हम नहीं चेंज कर सकते कि हम वी कैन चेंज डेली। दिस इज़ नॉट अ मीटर और वोल्ट मीटर, या एनालॉग लेके मैंने आज लगाया और कल निकाल के दूसरा लगा दिया। तो बहुत सी जगह हम ये मान के चलते हैं कि वी कैन, देयर इज़ अ सम एरर, और बहुत सी जगह क्या होता है कि हम उसको चेंज कर देते हैं। तो जो हमारी एरर आई तो हम ये, तो उसके लिए भी आगे जब आपको बताएंगे सोल्यूशन क्या है। वैसे ये 2 तरह की होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर। इसमें पहले एक और होती थी ऑब्जर्वेशनल एरर, जो मैंने इसमें लिखी नहीं है। थर्ड इज ऑल्सो, वो एक्चुअल में देखा जाए तो आपका ये ग्रॉस एरर का ही पार्ट है। ये आज की डेट में हट चुकी है क्योंकि वी आर यूजिंग द डिजिटाइज
डिस्प्ले, हम डिजिटल डिस्प्ले या डिस्क्रीट डिस्प्ले को यूज़ करते हैं, तो ये मेरे ऑलमोस्ट कंसीडर नहीं की जाती, इसलिए मैंने इसको नहीं किया था, लेकिन आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि ऑब्जर्वेशनल एरर भी होती है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में हमारा क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही होती है, जैसा इसका नाम कह रहा है, पर ये 3 तरह से हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि हमने इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से यूज़ नहीं किया, दूसरा है कि पता है कि उसका मटेरियल नहीं अच्छा है, या जो भी रीज़न था कि हमने उस इंस्ट्रूमेंट को जब लिया था तब भी हमने उसका प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, उस तरह से भी हो सकती है। दूसरा हमारा तीसरा होना लोडिंग इफेक्ट, कोई इंस्ट्रूमेंट हमने लिया और उसकी अगर जो भी है, अगर 5 kg उसका हमें मेजरिंग कैपेसिटी है और उससे हम 6 कर रहे हैं, तो कभी मे भी एक बार वो 6 kg मेजरमेंट कर देगा। सपोज़ कोई वेइंग मशीन है आपके पास, दैट इज़ ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट। तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो डिजिटल हो या एनालॉग हो, आपने उसमें मेजरमेंट के लिए लिया, तो उसका आपका जो वेट है कि हम उससे आप मैक्सिमम 100 kg मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। सम टाइम कभी हो गया भाई किसी ने वेइंग किया तो मे बी वो 110 kg, आपकी वैल्यू है 100 kg, आप मेजरमेंट कितना कर रहे हैं 110 kg, तो मे बी वन टाइम वो कर देगा, जब बार बार इसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट भाई देयर इज सम मैकेनिक्स, तो वो आपका चेंज हो जाएगा, तो वो आपकी रीडिंग हमेशा क्या हो जाएगी, गलत आएगी, तो क्योंकि आप उस पर ओवरलोड कर रहे हैं। ऐसी बहुत है कि एक मेन रेंज है, आप उसको सालों रखते हैं और उसमें आप 10 kg से ज़्यादा मेजरमेंट ही नहीं करते हैं, या 5 kg मेजरमेंट करते हैं, वैल्यू आपके 100 kg की है और आप मिनिमम वैल्यू 5 kg मेजर कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस में, हमें उससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उस समय भी हमारी ये इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकती है। लोडिंग इफेक्ट उस पर भी जनरली हमारा हाई साइड पे आता है, लेकिन एक समझाने के लिए भी आपको बता रहे हैं कि बहुत से इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि उनको हम ला के रख देते हैं, वो रखे रहते हैं, फिर हम 5 साल 6 साल 10 साल के बाद उसको यूज़ करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया सिस्टमैटिक एरर। फिर हमारा दूसरा होता है एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर जो हमारी है वो एनवायरमेंट की वजह से होती है। बहुत से एनवायरमेंट में चेंज आता है, कभी मॉइस्चर आ जाता है, कभी ह्यूमिडिटी आ जाती है, कभी टेम्परेचर आ जाता है। आज की डेट में देख रहे हैं आप टेम्परेचर बहुत हो, तो हमें उसके लिए अब इसको हटाएं कैसे, इसको हटाने के लिए हमें ये करना होता है कि प्रॉपर अरेंजमेंट करना है। अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो हम मानते हैं कि इसमें एरर आ रही है, तो उसको हम उस हिसाब से उतना जब भी हम रीडिंग लेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो उस एरर को कैलकुलेट करेंगे। ऐसे एनवायरमेंटल एरर के लिए अगर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना है, कहीं पे बाहर लगाना है, तो प्रॉपर उसको कवर करके लगाएंगे, उसकी कैनोपी लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इन दोनों रीडिंग्स को, सिस्टमैटिक एरर्स को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लास्ट है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर जो हमारी होती है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं, देयर इज़ नो फिक्स पैरामीटर्स, ये किसी भी वजह से कहीं पे भी आ सकती है। Those error are variable magnitude and sign and do not maintain any no law। कोई भी फिक्स रूल इसका नहीं है कि हाँ इसकी वजह से आपसे कहें कि ये रैंडम है, ये अचानक आ सकती है, कभी भी आ सकती। बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे आपको पता है बार बार मेजरमेंट कर रहे हैं, 4 बार सही कर रहे हैं, 2 बार गलत कर रहे हैं, या कोई हम उसका मिस हैंडलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे भी उसकी वजह से भी आ सकती है। या सब कुछ सही है, मेरा इंस्ट्रूमेंट सही है, हमने परफेक्ट लिया, उसके अलावा भी कभी हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, उसकी वजह से भी आ सकती है, लॉट ऑफ रीजन। तो रैंडम एरर इज़ नॉट फिक्स रूल्स, तो इसको भी हमें वी कैन यूज़ द केयरफुली कि हम कैसे उसको यूज़ करेंगे। रैंडम जैसे आपके और एनी टाइम एंड सोर्स ऑफ एरर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्या क्या होते हैं। पुअर डिज़ाइन, चेंज इन प्रोसेस पैरामीटर, हमने डिज़ाइन उसका गलत कर दिया। डिज़ाइन लिमिटेशंस, एक लिमिट लगा दी, इसके आगे ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। मेंटेनेंस, एक इंस्ट्रूमेंट तो बहुत अच्छा खरीद कर रख दिया, कोई मेंटेनेंस उसका नहीं कर रहा है, और जो उसको यूज़ कर रहा है उसको पता ही नहीं कि कैसे यूज़ किया जाता है, तो उसमें एरर आ जाती है, इंस्ट्रूमेंट हमारे ख़राब हो जाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज ऑल्सो। द लास्ट इज ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आज की डेट में हम कोई सिंगल इंस्ट्रूमेंट, सिंगल द वर्ड इज़ एरे, हम हर चीज़ का एरे बना देते हैं कि 2 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन। तो वहाँ पे भी अगर हमने 2 इंस्ट्रूमेंट का बनाया है या कॉन्टिन्यूस, जैसे अगर हम आपको सिस्टम देखा था तो हमने ट्रांसफर भी लगाया, हमने ये भी लगाया, एक्चुएटर भी लगाया, हमने पोजिशनर भी लगाया, तो 3 इंस्ट्रूमेंट हमारे लगे हुए हैं, क्या तीनों की एरर सेम होगी? नहीं होगी। तो उस कंडीशन में हम कैसे करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें मान के चलना होता है कि इसमें हर तीनों इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग एरर्स है, तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, दैट इज़ योर कॉम्बिनेशन, मेजरमेंट ऑफ एरर कॉम्बिनेशन। तो वो हम मोर 1 या 2, भाई सिंगल में तो होगा नहीं, मोर देन 2 में भी इतना नहीं आता है, मोर देन 2 वहाँ पे हमारी ये एरर कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम आती है। जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि वी कैन कंसीडर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट बस पॉसिबल है कि हमने टोटल 2 एरर हमारी हमने कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारी एरर किस तरह से आएगी। 2 इंस्ट्रूमेंट हैं तो 2, अगर हमारे एक V1 है,
एक V2 है, और दोनों की जो हमारी एरर्स हैं, एक में ±5% है, एक में ±1%, हम एरर ये मान के चल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जब हम एक उसको जब मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो एक ही है, वो वेरिएबल हमारा एक ही है, चाहे वो प्रोसेस है, चाहे आपका प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, लेवल है, वॉट जो भी है। तो उसमें हमारे दो चीज़ें, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि हमारा एक एक्चुएटर लगा है, एक वॉल्व लगा है, और वॉल्व को और एक हमारा पोजिशनर लगा हुआ है। तो उससे हमारा क्या होता है कि ये चेंज होता है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट का कॉम्बिनेशन होता है उतनी ही हमारी ये जुड़ जाती है। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो हमारी वो अलग वैल्यू हुई, और एरर हमारी क्या हो जाती है, वो अलग उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। सिंपल करेंगे तो +5, वैसे करेंगे तो ±2π। परसेंटेज में निकालेंगे तो अलग है, और डायरेक्ट अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे +। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम एरर का कॉम्बिनेशन करते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं और उसमें जितनी भी एरर प्रिस्क्राइब्ड है +- उसको हम या तो परसेंटेज में निकालते हैं या डायरेक्ट वैल्यू। तो जो वैल्यूज़ हैं वो अलग जाती हैं, कैलकुलेट होती हैं, और जो एरर होते हैं उसका कॉम्बिनेशन अलग चलता है। इसलिए उसे कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एरर कॉम्बिनेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैसा पैरामीटर है जिसे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो आज के लेक्चर में हमने आपको टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स बताया, एरर्स बताई, क्या है स्टैंडर्ड्स बताया, मेजरमेंट एरर्स कॉम्बिनेशंस बताया। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।